शुभ्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं गोपाल कुमार वर्मा अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल शुभ्रा इंस्टीट्यूट चतरा से। आज आप देख रहे हैं 12th क्लास का केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने का मुख्य उद्देश्य आगामी परीक्षा में विद्यार्थियों को बेहतर अंकों से पास करवाना है और पास कराने के अलावा विद्यार्थियों को बेहतर नॉलेज देना है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब हम करते हैं तो उसके साथ कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जुड़ा होता है। अगर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होता है तो उसका आंसर एक ही होगा और 3 जो है सो ये जान पाते हैं कि इसका आंसर नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन तैयारी होती है और साथ में यदि मैं उसका कॉज बता दूं तो वो भी क्लियर होता है। तो आप हमारे साथ बने रहें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मैं आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का सारा ऑब्जेक्टिव्स लेकर आऊँगा दिसंबर के पहले, ताकि आप बेहतर से बेहतर कर पाएँ घर बैठे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो सॉलिड स्टेट का है, केमिस्ट्री का है और ये आपको बेहतर अंक दिलाने में सहायक होगा। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है सॉलिड स्टेट का पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस फेवर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सबस्टांस इन द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में कोई भी सबस्टांस को एग्जिस्ट करने के लिए कौन सा कंडीशन अप्लाई होना चाहिए इसमें? नंबर ए हाई टेम्परेचर, बी लो टेम्परेचर, सी हाई थर्मल एनर्जी, डी वीक कोहेसिव फोर्स। ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा आप खुद भी सोच सकते हैं। अगर मान लीजिए एक हम मेटल में आयरन ले लेते हैं या कॉपर ले लेते हैं, अब हाई टेम्परेचर देंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्टेंस नहीं करेगा। लो टेम्परेचर तो बिल्कुल लो टेम्परेचर ही होगा, लो टेम्परेचर पर ही सॉलिड जो है सो एग्जिस्टेंस करता है। ये कोई भी सॉलिड्स के लिए लो थर्मल एनर्जी होना चाहिए और हाई कोहेसिव फोर्स होना चाहिए। तो इसका आंसर आपको याद रखना है कि बी होगा लो टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें से कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? आप सॉलिड स्टेट में सॉलिड पढ़ते हैं, सॉलिड का टाइप पढ़ते हैं। सॉलिड का 2 टाइप होता है, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। फिर आपने क्रिस्टलाइन के बारे में पढ़ा होगा, एमोर्फस के बारे में पढ़ा होगा। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा होगा, तो उसमें एक ऐसा ऑप्शन है जो यहाँ 4 ऑप्शन से नहीं मिल रहा होगा। तो वो कौन सा ऑप्शन है? पहले चारों ऑप्शन को देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है डेफिनिट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन। ये तो गारंटी है कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक्स है। बी नंबर है आइसोट्रोपिक नेचर। सी नंबर है अ रेगुलर पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द इंटायर क्रिस्टल। और डी नंबर में है अ ट्रू सॉलिड। तो ट्रू सॉलिड भी होगा, डेफिनिट पैटर्न भी होता है, डेफिनिट और कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन भी होता है, लेकिन आइसोट्रोपिक नेचर नहीं होता है। हम जानते हैं crystalline solids are not isotropic because their thermal and optical properties change with change in direction. These are anisotropic in nature. तो आपको याद रखना है कि आइसोट्रोपिक नेचर का नहीं होगा, क्योंकि आइसोट्रोपिक नेचर में अभी मैंने बताया कि ये जो है सो समय के साथ चेंज होता है। क्या? थर्मल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। तो इसका आंसर बी याद रखेंगे आप। एक क्वेश्चन के साथ 2-3 ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने देखा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमोर्फस सॉलिड। तो आपको ये याद होगा कि क्रिस्टलाइन और एमोर्फस किसको कहते हैं। क्रिस्टलाइन का डेफिनिट शेप होता है, जैसा कि अभी क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने देखा। क्रिस्टलाइन आघातवर्धन्य तन्य होता है,
लेकिन एमोर्फस भंगुर होता है, टूट जाता है। तो ऐसा 4 ऑप्शन दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमोर्फस सॉलिड? ए ऑप्शन है ग्रेफाइट, बी है क्वार्ट्ज ग्लास, सी है क्रोम एलम और डी है सिलिकॉन कार्बाइड। तो तीसरा का आंसर बी होगा क्वार्ट्ज ग्लास, SiO2। क्वार्ट्ज ग्लास जो है सो एमोर्फस सॉलिड है, बाकी क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा ग्रेफाइट, क्रोम एलम, सिलिकॉन कार्बाइड। ऑप्शन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट shows systematic alignment of magnetic moment of एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एंटी मतलब एक दूसरे का विरुद्ध होता है। तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है एरो से, आप देख सकते हैं। ऑप्शन ए में सारा एरो ऊपर, ऑप्शन बी में 3 एरो सारा एरो नीचे, ऑप्शन सी में 2 एरो ऊपर 1 एरो नीचे, 2 एरो ऊपर 1 एरो नीचे, और ऑप्शन डी में एक के बाद एक ऊपर तो एक नीचे, एक ऊपर तो एक नीचे, एक ऊपर तो एक नीचे। तो आपको याद रखना होगा एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ऑप्शन डी होगा, जो एक अगर 11th या 12th में स्पिन की बात करें तो एक ऑपोजिट, मतलब एक दूसरे का ऑपोजिट, एक ऊपर तो एक दूसरा नीचे। तो इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि एक दूसरे के विरोधी होते हैं, तो एक ऊपर और एक नीचे होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वार्ट्ज ग्लास? इसमें से 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से कौन सा ट्रू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ क्वार्ट्ज ग्लास, क्वार्ट्ज ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप क्लास करते होंगे, कहीं भी क्लास करते होंगे, तो आप थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देते होंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देते होंगे, लेकिन इस वर्ष एग्जाम में छोटा क्वेश्चन आना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना है, बड़े बड़े क्वेश्चंस का कोई काम नहीं है। आप बड़े क्वेश्चन को याद भी कर रखे हो तो बीच से कहीं से भी पूछेगा तो उसको भी बना सकते हो, लेकिन ये बात आपको ध्यान रखना है कि अब बहुत अधिक मार्क्स लाना है तो बेसिक कंसेप्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आपको बेसिक कंसेप्ट याद करना होगा, पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वार्ट्ज ग्लास? तो ऑप्शन ए है सेम इन ऑल डायरेक्शन, बी है डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, सी है कैन नॉट बी मेजर्ड, डी है ऑलवेज जीरो। तो आप क्या सोच रहे हैं? तो आपको ये जानना होगा कि सेम इन ऑल डायरेक्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वार्ट्ज ग्लास? तो सेम इन ऑल डायरेक्शन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप पढ़े होंगे, 2 माध्यमों के बीच जो है सो प्रकाश का गति का अनुपात होता है, तो ये जो है सो सभी दिशाओं में समान होगा क्वार्ट्ज ग्लास में। तो 5 का आंसर हो गया आपका ए। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एमोर्फस सॉलिड? अभी जो भी क्वेश्चन आ रहा है क्रिस्टलाइन और एमोर्फस पे आ रहा है, और ऑब्वियसली सॉलिड स्टेट से पूछ रहा है क्वेश्चन, तो क्रिस्टलाइन एमोर्फस ये सब आएगा ही। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट एमोर्फस सॉलिड? ऑन हीटिंग दे में बिकम क्रिस्टलाइन एट सर्टेन टेम्परेचर, दे में बिकम क्रिस्टलाइन ऑन कीपिंग फॉर लॉन्ग टाइम, सी नंबर एमोर्फस सॉलिड कैन बी मोल्डेड बाय हीटिंग, दे आर एनिस्ट्रोपिक इन नेचर। तो अभी अभी जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखे थे, उसमें हमने आंसर भी बताया था कि एमोर्फस सॉलिड में एनिस्ट्रोपिक नेचर नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन जो है सो डी होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में, 6 के बाद 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अच्छा क्वेश्चन है। द शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ड्यू टू। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट होने का कॉज क्या हो सकता है? ऑप्शन ए है रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑब्जर्व्ड ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस इन अ क्रिस्टल लैटिस, बी है रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल
observed over a long distance in the crystal lattice, same arrangement of constituent particles in different direction. D number है different arrangement of constituent particles in different directions. तो सबसे पहले क्वेश्चन पे फोकस कर ले हम कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन से बड़ा बड़ा ऑप्शन है इसका। शार्प मेल्टिंग पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब तीक्ष्ण मेल्ट पॉइंट होने का कारण क्या होगा। तो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड में पढ़े हैं कि सभी तरह के जो सॉलिड्स होते हैं उसके पार्टिकल्स आपस में सटे सटे होते हैं, काफी क्लोज्ड पैक्ड होते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट के लिए है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑब्जर्व्ड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस इन द क्रिस्टल लैटिस होता है, जबकि बाकी सभी ऑप्शंस में किसी में डायरेक्शन डिफरेंट बता रहा है, किसी में शॉर्ट डिस्टेंस बतला रहा है, जबकि ये लॉन्ग डिस्टेंस क्रिस्टलाइन लैटिस के लिए होगा। और अरेंजमेंट जो होता है सो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच लॉन्ग डिस्टेंस इन क्रिस्टल लैटिस होता है, इसलिए इसका आंसर जो है सो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, द शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इज ड्यू टू, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होने के पीछे का रीजन क्या होगा। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, a regular arrangement of constituent particles observed over a short distance in the crystal lattice। ये short distance नोट करेंगे आप। ऑप्शन नंबर बी, a regular arrangement of constituent particles observed over a long distance in a crystal lattice, ऊपर में short distance, सेकेंड में long distance। सी नंबर, the same arrangement of constituent particles in different direction। डी नंबर, different arrangement of constituent particles in different direction। तो same direction, different direction, short distance, long distance। तो आपको याद रखना है क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होने के पीछे का रीजन है लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब इसका आंसर होगा बी, a regular arrangement of constituent particles observed over a long distance in the crystal lattice। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, आयोडीन मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड इन द crystals lattice by ए नंबर लंडन फोर्सेस, बी नंबर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, सी नंबर कोवैलेंट बॉन्ड्स, डी नंबर कोलम्बिक फोर्सेस। तो आयोडीन मॉलिक्यूल्स में लंडन फोर्सेस होता है। कुछ टॉपिक्स इस वर्ष सिलेबस से हटा भी दिया है, तो कुछ क्वेश्चंस जो उस टॉपिक से मिलता जुलता नहीं होगा जो सिलेबस से हटा दिया है, उसके लिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें सिर्फ 12th क्लास का एग्जाम लिखना है ऐसा सोचकर ना पढ़ें, क्योंकि आप +2 के बाद कंपटीशन भी लिखते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव के बहाने उन सभी क्वेश्चंस को भी आप पढ़ पाएंगे जो सिलेबस से हटा दिया है, ताकि आप अपने आप को कंपटीशन के लिए भी निखार पाएंगे। तो आपको ये क्वेश्चन में लगा होगा कि सिलेबस से हटाया है, तो उसके लिए कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। आपको याद रखना है आयोडीन मॉलिक्यूल्स में लंडन फोर्सेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क सॉलिड, कौन सा है सो नेटवर्क सॉलिड है। कितना आसान है। नेटवर्क सॉलिड्स में हम लोग पढ़े होंगे, सीधा सीधा 4 ऑप्शन दिख रहा है, SO2, I2, डायमंड और H2O। तो नेटवर्क सॉलिड डायमंड के लिए जाना जाता है। आपने स्ट्रक्चर भी बनाया होगा कॉपी में, आप देखेंगे तो उसमें आपको सीधा सीधा मिल जाएगा डायमंड, ग्रेफाइट, ये सारे चीज़ों का जो है सो आपने फिगर बनाया है नेटवर्क सॉलिड के लिए। तो 9 में बहुत कुछ भटकने की आवश्यकता नहीं है, बहुत कुछ समझाने की भी आवश्यकता नहीं है। इसका आंसर जो है सो डायमंड होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, इसमें से कौन सा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं है। और काफी घुमा देने वाला इस तरह का क्वेश्चन होता है
क्वेश्चन तो अच्छा है, ऑप्शन इसका घुमा देने वाला होता है, क्योंकि पहला में दिया है Mg, बी में TiO, सी में I2, डी में H2O। अब इस 4 ऑप्शन दिया है कि इस चारों ऑप्शन में आंसर कौन सा सही होगा, A ओनली, B ओनली, C और D ओनली, और B C D। अब इसमें एक ऐसा है जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं है, 2 ऐसा है या 3 ऐसा है। तो आप कुछ याद कर पा रहे हैं, कुछ सोच पा रहे हैं? तो यदि आप सोच पा रहे होंगे और पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि I2 और H2O जो है सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी एंड डी। सी ऑप्शन होगा जिसमें सी और डी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक सॉलिड। देखिए, आप जब पढ़ते होंगे तो व्हाट इज आयनिक सॉलिड्स और उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिए। अब जब आप ये कितना गहराई को बतला रहा है सो थोड़ा सा समझाने का मैं कोशिश कर रहा हूं कि कौन सा आयनिक सॉलिड नहीं है। ऑब्वियसली और जो सॉलिड्स होते हैं 4, तो चारों सॉलिड्स का कैरेक्टरिस्टिक जब आप पढ़िएगा तो ये कंपैरिजन कीजिएगा, तभी इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे। और मैं विश्वास के साथ बता रहा हूं कि अगर आप रेगुलर विद्यार्थी हैं तो आपके नोट कॉपी में अवश्य ये क्वेश्चन मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक सॉलिड। इसमें से कौन सा आयनिक सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? ऑप्शन ए है वेरी लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द मोल्टेन स्टेट, बी नंबर ब्रिटल नेचर, सी नंबर वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शंस, और डी नंबर एनिस्ट्रोपिक नेचर। एनिस्ट्रोपिक नेचर के बारे में मैं क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था। इस पर तीसरा क्वेश्चन है आज। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन है वो है वेरी लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द मोल्टेन स्टेट। ये सही नहीं है। क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स। इसका साफ मतलब है कि बी सी डी आयनिक सॉलिड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आपको ये भी याद रखना है कि आयनिक सॉलिड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स ब्राइडल नेचर, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन और एनिस्ट्रोपिक नेचर होता है। तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है? तो ऑप्शन ए वेरी लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आयनिक सॉलिड्स में हाई वैल्यू होता है। तो ऑप्शन ए 11 का सही आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयनिक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कैटायंस, एनायंस। तो मैं बिना समय गवाए आपको बताना चाहूंगा कि फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसका आंसर होगा। इसीलिए ये जो है सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को प्रेजेंस करता है। फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो ये चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सहायक होगा और कंडक्टिविटी आराम से हो पाता है। ऑप्शन नंबर 13 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स बिहेव्स एज अ कंडक्टर और इंसुलेटर डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। कौन सा ऑक्साइड्स जो है सो टेम्परेचर के आधार पर कंडक्टर और इंसुलेटर होता है? तो सीधा सीधा आपको याद रखना है TiO3। TiO3 जो है सो ये कंडक्टर और इंसुलेटर के जैसा टेम्परेचर पे डिपेंड करके बिहेव करता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। Which of the following oxides shows electrical properties like metals? इसमें से कौन सा ऑक्साइड्स है जो मेटल की तरह इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज रखता है? देखिए कितना छोटा छोटा लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें क्रोमियम डाइऑक्साइड CrO2 जो है सो एक ऐसा ऑक्साइड है जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज शो करता है। तो आपको याद रखना है और ध्यान में रखना है। बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं लेकिन
सभी ऑक्साइड्स जो हैं सो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज शो नहीं करते हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जो है सो क्रोमियम डाइऑक्साइड जो है सो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को बिहेव को रखता है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। The lattice sites in a pure crystal cannot occupied by A number molecule, B number ion, C number electrons, D number atoms। तो इसका आंसर है C इलेक्ट्रॉन्स। मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा। देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू अ प्योर क्रिस्टल। प्योर क्रिस्टल में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है सो इसका आंसर होगा। और 15 का आप ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन से आंसर होगा। द लैटिस साइट्स इन अ प्योर क्रिस्टल कैन नॉट ऑक्युपाइड बाय इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 16 छोटा छोटा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी अटेम्प्ट होगा लेकिन बहुत जल्दी भूलेंगे भी, इसलिए आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रेफाइट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज ए नंबर कंडक्टिंग सॉलिड, बी नंबर नेटवर्क सॉलिड, सी नंबर कोवैलेंट सॉलिड और डी नंबर आयनिक सॉलिड। तो इसका आंसर होगा आयनिक सॉलिड। ग्रेफाइट जो है सो आयनिक सॉलिड नहीं होगा। अभी अभी पिछले क्वेश्चन में यदि आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो मैं बताया कि आयनिक सॉलिड जो है सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रखता है, तो यहाँ ग्रेफाइट जो है सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं रखेगा और इसीलिए ये जो है सो आयनिक सॉलिड के रूप में क्लासिफाइड नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, कैटायंस आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट्स इन। कैटायंस आर प्रेजेंट इन द, आपको याद होगा शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड आयन मिसिंग होता है, फ्रैंकल में इंटरस्टिशियल साइट्स में कैटायन आ जाता है। तो 17 का आंसर आपको सीधा सीधा ए होगा, फ्रैंकल डिफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट्स इज ऑब्जर्व्ड इन crystals when some cations move from their lattice sites to interstitial site. Equal number of cation and ion are missing from the lattice sites. C number has some lattice sites are occupied by electrons. D number has some impurity is present in the lattice sites. तो क्वेश्चन नंबर 17 का जब हम आंसर कर रहे थे तो उसी समय बता देते कि फ्रैंकल डिफेक्ट हुआ है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और आयन मिसिंग होता है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर बी होगा। ठीक है, आप नोट कॉपी थोड़ा सा निकालेंगे इस वीडियो को रोककर, यदि आप लिखे हैं तो आप उसको मिलाएंगे तो दिखेगा आपको कि बिल्कुल सही होगा और ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द चार्ज एक्वायर्ड बाय पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो आपको ये याद रखना होगा, आप भले ही एन टाइप पी टाइप नहीं पढ़े होंगे, सिलेबस से हटाया होगा या पढ़े होंगे, सेमीकंडक्टर दो प्रकार का होता है, एन टाइप और पी टाइप। एक पेंटावायलेंट इंप्योरिटी होता है, एक ट्राइवायलेंट इंप्योरिटी होता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द चार्ज एक्वायर्ड बाय पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो ऑब्वियसली न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल होगा तभी ये जो है सो चार्ज को क्या करेगा, एक्वायर करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। बिना लेट किए, टू गेट अ एन टाइप सेमीकंडक्टर फ्रॉम सिलिकॉन इट शुड बी डोप्ड विथ अ सबस्टेंस विथ वैलेंस। तो मैं पहले आपको बता दो डोपिंग, व्हाट इज डोपिंग, याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ भी सकता है। यहां से थोड़ा सा हटके है लेकिन फिर भी मैं बता दूं डोपिंग क्या होता है। शुद्ध अर्धचालक में, प्योर सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी मिला देने से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है।
तो वो चालक की तरह व्यवहार करने लगता है। तो कहता है कि एन टाइप में किस टाइप का सबस्टेंस मिलाएंगे तो इसकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा सो डी होगा। अभी अभी मैं बताया था पेंटावायलेंट, एन टाइप में पेंटावायलेंट मतलब 5 होगा आंसर, और पी टाइप में ट्राईवायलेंट यानी 3 होगा आंसर। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 20 में एन टाइप है, एन टाइप है तो 5, एन टाइप है तो 5, तो 20 का आंसर डी होगा। 21 द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन द FCC मतलब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, तो कितना टेट्राहेड्रल वॉइड्स होगा FCC में। तो आपको बता दूं कि FCC में नंबर ऑफ आटम कितना होता है 4, FCC में फेस सेंटर्ड में कितना नंबर ऑफ आटम होता है 4, हाफ हाफ जो है सो 6 फेस पे मतलब 3, और 1/8 6 फेस पे यानी 1, तो 3 और 1 4। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर 4 × 2 दैट मीन्स 8। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा 8। याद रखेंगे बाबू आप लोग भी, FCC में टेट्राहेड्रल वॉइड जो है सो 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में चलूं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डिफेक्ट्स आर शोन बाय AgBr क्रिस्टल्स। तो जब आप डिफेक्ट्स लिखे होंगे, डिफेक्ट्स में का अंतर लिखे होंगे, शॉर्टकट डिफेक्ट, फ्रैंकर डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, आपने अपने कॉपी में लिखा है और बिल्कुल लिखा है। मैं अगर यहाँ के विद्यार्थियों के बारे में बात करूं तो ऑब्वियसली सारे बच्चे लिखे अपने कॉपी में। तो AgBr किस तरह का क्रिस्टल्स है, तो आपको याद रखना होगा कि ये जो है सो शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट शो करता है AgBr। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी का होगा। अच्छा क्वेश्चन है। बहुत ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं जो सिर्फ शॉर्टकी डिफेक्ट को शो करते हैं, बहुत ऐसे होते हैं जो सिर्फ फ्रैंकल को, लेकिन AgBr ऐसा है जो शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों को रखता है। क्वेश्चन नंबर 23 में चलूं, इन विच पेयर मोस्ट इफिशिएंट पैकिंग प्रेजेंट, इट इज इन विच पेयर मोस्ट इफिशिएंट पैकिंग इज प्रेजेंट। तो आपने पढ़ा होगा सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, CCP भी उसको बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो कह रहा है कि मोस्ट इफिशिएंट पैकिंग किसका होगा, तो आपको याद रखना है बिना भूले HCP एंड CCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और CCP में। क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। बहुत दिन के बाद जब भी हम लोग 11th क्लास 12th क्लास में इन करते हैं तो सबसे पहला चैप्टर होता है सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट जब हम पढ़ते हैं तो आप भी जो है 100 अक्टूबर चल रहा है, फरवरी मार्च में पढ़ते हैं और इतने दिनों में सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव आपको सारा कुछ ध्यान में लाएगा, दिलाएगा और आपको मजबूर करेगा अपनी कॉपी पलटने के लिए, ये देखने के लिए कि क्या इसका ऑप्शन यही होगा, क्या हमने यही पढ़ा है। तो इस तरह से मैं भी चाहता हूं आप अपनी कॉपी पलटे और बढ़िया से मेहनत करें। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, द परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट इज। तो आपको सबसे पहले स्क्रीन पे मैं दिखाया था, स्क्रीन पे SCC, BCC, FCC का फिगर। तो कह रहा है कि किसमें सबसे ज्यादा होगा। मैं वीडियो के लास्ट में इस पर चर्चा भी करने वाला हूं, बताने वाला भी हूं कि कितना परसेंट कितना में SCC, BCC, FCC में होता है। यहाँ क्वेश्चन है BCC के लिए, तो पैकिंग एफिशिएंसी आप नोट कॉपी निकालेंगे, वीडियो को थोड़ा रोकेंगे और देखेंगे कि BCC में हमने कितना प्रूफ करवाया है। अगर जो बच्चे नए हैं, नहीं जानते हैं, तो मैं भी आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर होगा वो 32 होगा। द परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट इज। तो 68% इफिशियंसी होता है, तो 68 + 32 100 हो जाता है। ऑब्वियसली 32 जो है सो फ्री स्पेस होता है।
आप कॉपी जब निकाले होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि BCC में 68% होता है। अब 68% वो फिलअप है, तो फ्री स्पेस कितना हुआ, तो 100 माइनस 68 दैट मीन्स 32। 25 क्वेश्चन में चलूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। मैं आपको बता दूं NDA वगैरह में, बड़े बड़े एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछता है, नॉट ट्रू। तो ऑप्शन ए है, द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। इट हैज 74% पैकिंग एफिशिएंसी। सी नंबर, टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ द सेकेंड लेयर आर कवर्ड बाय द स्फीयर्स ऑफ द थर्ड लेयर। और डी नंबर जो है, इन दिस अरेंजमेंट स्फीयर्स ऑफ द फोर्थ लेयर आर एग्जैक्टली अलाइंड विथ दोज ऑफ द फ्री लेयर्स। तो बिल्कुल यही सही आंसर है। जब ऑप्शन A, B, C में पढ़ रहा था तो लग रहा था ये कोऑर्डिनेशन नंबर 12 नहीं होता है, 74% भी नहीं होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड सेकेंड लेयर के साथ कवर्ड नहीं होगा, थर्ड लेयर के साथ कवर्ड नहीं होगा सेकेंड लेयर, तो आंसर इसका डी होगा। आपको याद रखना होगा, इन दिस अरेंजमेंट स्फीयर्स ऑफ द फोर्थ लेयर आर एग्जैक्टली अलाइंड विथ दोज ऑफ द फर्स्ट लेयर। फोर्थ लेयर जो है सो फर्स्ट लेयर के साथ अलाइन होता है, इसीलिए इसका आंसर होगा डी। तो अगले क्वेश्चन में चलूं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपके लिए मैं लेकर आया हूं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर कैटायन एंड एनायन इन द पैक्ड स्ट्रक्चर विल बी सेम। तो किसका सेम होगा, क्वेश्चन को पहले समझेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर कैटायन एंड एनायन इन द पैक्ड स्ट्रक्चर विल बी सेम। ए नंबर, Cl माइनस आयन या Cl नेगेटिव आयन्स form FCC lattice and Na plus ion occupy all octahedral voids of the unit cell. Cf2 plus ion ions from FCC lattice and F negative ions occupied all the 8 tetrahedral voids of the unit cell. C number, O2 negative ions from form FCC lattice and Na plus ions occupy all the 8 tetrahedral voids of the unit cell. D number, S2 minus ions from FCC lattice and Zn2 plus ion go into alternating tetrahedral voids of the unit cell. ये क्वेश्चन को ही सुनने से लग रहा होगा क्या क्या पढ़ रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, तो अब बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करें और आप याद रखें NaCl। क्या याद रखें, NaCl। तो NaCl किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए, Cl minus ion from FCC lattice and Na plus ion occupied all octahedral voids of the unit cell। तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन इसमें करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए क्वेश्चन को आप पढ़ लेंगे, उसके बाद आप ध्यान रखेंगे NaCl, और Na और Cl जिस ऑप्शन में होगा वही उसका सही आंसर मान लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन अ स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इन स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में जो स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो आपको सीधे सीधे याद रखना है कि 4 होगा। स्क्वायर क्लोज पैक्ड है तो कितना होगा 2 डायमेंशन में 4। क्वेश्चन नंबर 28 में चलें। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच काइंड ऑफ डिफेक्ट्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय डोपिंग। ए नंबर, डिसलोकेशन डिफेक्ट्स, बी नंबर, शॉर्टकट डिफेक्ट्स, सी नंबर, फ्रैंकल डिफेक्ट्स, डी नंबर, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स। तो 28 का आप याद रखेंगे कि विच काइंड ऑफ डिफेक्ट्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय डोपिंग, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। तो 28 का जो है सो आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स। तो डोपिंग के बारे में मैं बता चुका था कि प्योर सेमीकंडक्टर डिवाइस, प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो उसकी चालकता बढ़ जाती है।
तो इसी प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं और ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 में चलूँ। सिलिकॉन डोप्ड विथ इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी फॉर्म्स, सिलिकॉन डोप्ड विथ इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी फॉर्म्स, तो ऑप्शन ए है पी टाइप, बी है एन टाइप, सी है इंट्रांसिक और डी है इंसुलेटर। तो 29 का जो आंसर होगा वो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा, क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन जो है सो डोप्ड किया जाएगा इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी फॉर्म्स के लिए। तो सिलिकॉन के बारे में जब जानेंगे तो ये सिलिकॉन ग्रुप 14 का सेकेंड मेंबर है, कार्बन फैमिली का सिलिकॉन, और ये डोप्ड विथ इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी फॉर्म्स एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। फिर इसके साथ नॉट ट्रू के क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आप तभी सही कर सकते हैं इसको जब ये सारे के बारे में आपको जानकारी हो, लेकिन मैं फिर भी आपको जानकारी देना चाहूँगा कि ऑप्शन पहले पढ़ देते हैं। ऑप्शन ए है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली अटैच्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। बी नंबर है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कैन नॉट बी मैग्नेटाइज्ड परमानेंटली। सी नंबर है द डोमेन्स इन एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर ऑपोजिटली ओरिएंटेड विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। डी नंबर है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसल्स देयर मैग्नेटिक मोमेंट इन द डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो ये चार ऑप्शन जब आप पढ़ रहे हैं, चार ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली अटैच्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। फटाफट कॉपी निकालिए, देखिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का क्या नेचर मैंने लिखाया, डेफिनेशन प्रॉपर्टीज से मिल जाएगा, ऐसा डेफिनेशन से ही मिल जाएगा। फेरोमैग्नेटिक्स कैन नॉट बी मैग्नेटाइज्ड परमानेंटली। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कैन नॉट बी मैग्नेटाइज्ड परमानेंटली। आप सोचिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम लोग कैसे परमानेंटली मैग्नेटाइज नहीं कर सकते हैं। हम लोग तो कर सकते हैं। आप जो यहाँ के विद्यार्थी होंगे उनको याद होगा कि हम लोगों ने बुक में आपको दिखाया था कि 16वीं शताब्दी में विलियम गिलबर्ट ने आयरन को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखकर कई दिनों तक लगातार पीटा था, तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गया था। तो यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब आयरन को कह रहा है कि परमानेंटली मैग्नेटाइज नहीं कर सकते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, इसको हम लोग मैग्नेटाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 याद रहेगा ना, 30 का आंसर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द आयनिक सॉलिड्स। 31 में कह रहा है कि कौन सा आयनिक सॉलिड्स के लिए सही नहीं है। तो आप याद रखेंगे बाकी सही होगा, सिर्फ एक ही ऐसा है इसमें जो आयनिक सॉलिड्स के लिए सही नहीं है। तो कौन सा है? नंबर ए, बिगर आयंस फॉर्म द क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। बी नंबर, स्मॉलर आयंस ऑक्युपाई आइदर द टेट्राहेड्रल और द octahedral voids depending upon their size. C number, composition of all the voids is not necessary. D number, the fraction of octahedral or tetrahedral voids occupied depends upon the radii of the ionic occupying the voids. तो ऑप्शन नंबर 31 के लिए डी ही है जो कहता है द फ्रिक्शन ऑफ octahedral और tetrahedral voids occupied depends upon the radii of the ion occupying the voids. ये गलत है, radii of the ions पे डिपेंड नहीं करता है। तो क्या सही है? तो ये ऊपर का 3 ऑप्शन आयनिक सॉलिड्स के लिए बिल्कुल सही है। सिर्फ ये जो कह रहा है कि radii पे डिपेंड कर रहा है वही सही नहीं है। तो 31 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 32 में चलूं। आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम अ परमानेंट मैग्नेट। देखिए क्वेश्चन को कैसे कैसे घुमाता है। अभी अभी हम लोगों ने ये पढ़ा, ऑप्शन था कि कौन सा ट्रू नहीं है, उसमें बता रहा था क्वेश्चन नंबर शायद 30 में ही कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम मैग्नेटाइज्ड परमानेंटली नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 30 थोड़ा बैक करके आप देख भी सकते हैं। तो
32 में यहाँ पे क्वेश्चन है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम अ परमानेंट मैग्नेट व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज, ऑप्शन ए है परमानेंट को हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम लोग परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं। तो इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो इसके पीछे का कारण क्या है? ऑप्शन ए है ऑल द डोमेन्स गेट ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी है ऑल द डोमेन्स गेट ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डोमेन्स गेट ओरिएंटेड रैंडमली, डोमेन्स आर नॉट अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैं आपको बहुत अच्छे से इसको समझाना चाहूँगा, अगर आप इसे नहीं भी पढ़े होंगे तब भी आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। कह रहा है कोई भी किसी से अट्रैक्ट कब होगा या किसी का बिहेव दूसरे में कब आएगा? जब उससे वो अट्रैक्ट होगा। मैं आपको सीधा बताना चाहूंगा, ऑप्शन ए ऑल द डोमेन्स गेट ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑल द डोमेन्स, डोमेन जो है सो मैग्नेटिक फील्ड में ओरिएंट करेगा तभी तो उसमें इस तरह का बिहेव होगा। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा तो वो बिहेव आएगा नहीं। बी नंबर डायरेक्शन ऑपोजिट हो रहा है। सी नंबर डोमेन्स गेट ओरिएंटेड रैंडमली, इधर उधर गति करेगा तभी वो प्रॉपर्टी नहीं आएगा और कोई इफेक्ट नहीं होगा तभी ये उसमें परमानेंट का बिहेव नहीं होगा। तो याद रखेंगे आप 32 में ऑल द डोमेन्स गेट ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बहुत लोग ओरिएंटेड का मतलब नहीं समझ रहे होंगे, ओरिएंटेड मतलब मूव करना, घूमना। तो मैग्नेटिक फील्ड में उसके डोमेन्स जो है सो मूव करेंगे तभी वो परमानेंट मैग्नेट के रूप में जाना जाएगा और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है ये। द करेक्ट ऑर्डर टू द पैकिंग इफिशियंसी इन डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल इज, तो मैं आपको सीधे इसका बता दूं कि बी आंसर होगा, क्योंकि मैं इसे पर चर्चा भी करने वाला हूं। एफसीसी का अधिक, बीसीसी का उससे थोड़ा कम और एससीसी का उससे भी कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको बता दूं, एफसीसी का 74% होता है, बीसीसी का 68% होता है और एससीसी का 52.4% होता है। तो एफसीसी का 74 सबसे अधिक, बीसीसी का 68 और एससीसी का 52। तो सबसे पहले एफसीसी, बीसीसी, उसके बाद एससीसी किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी। फिर से आपको बता दूं कि पैकिंग इफिशियंसी पे मैं फिर से चर्चा करने वाला हूं इसी वीडियो के लास्ट में, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 और के बाद, मतलब 34-35 के बाद। तो इसका आंसर आप याद रखेंगे बी। आगे चलूं क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स इज ऑल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स इज ऑल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट्स? फ्रैंकल, शॉर्टकी, नॉन स्टाइकोमेट्रिक और सिंपल इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। 4 ऑप्शन है, तो आपको याद रखना होगा फ्रैंकल डिफेक्ट को ही हम लोग जो है सो डिसलोकेशन डिफेक्ट कहते हैं। बहुत बच्चों के लिए नया होगा, आप याद रखेंगे डिसलोकेशन डिफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्टकी डिफेक्ट, सॉरी फ्रैंकल डिफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 में चलूं। क्वेश्चन नंबर 34 फिर से मैं बताना चाहूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स इज ऑल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट? ए नंबर है फ्रैंकल डिफेक्ट, बी नंबर है शॉर्टकी डिफेक्ट, सी नंबर है नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट और डी नंबर है सिंपल इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो याद रखना कि फ्रैंकल डिफेक्ट को ही डिसलोकेशन डिफेक्ट कहते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट को ही हम लोग डिसलोकेशन डिफेक्ट कहते हैं, इसलिए 34 का ऑप्शन नंबर ए ही आंसर होगा। 35 इन द क्यूबिक क्लोज पैकिंग द यूनिट सेल हैज 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स each of which is shared by 4 adjacent unit cells.
बी ऑप्शन है 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स विद इन द यूनिट सेल। सी नंबर ऑप्शन है 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स ईच ऑफ द विच इज शेयर्ड बाय 4 एडजेसेंट यूनिट सेल। और डी ऑप्शन है 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स विद इन द यूनिट सेल्स। द क्यूबिक क्लोज पैकिंग द यूनिट सेल हैज, जो CCP होगा वो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स विद इन द यूनिट सेल। 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं किसमें? क्यूबिक क्लोज पैकिंग में। बहुत सारे क्वेश्चंस में इस तरह से भी होते हैं, क्वेश्चन को बना के 4 4 8 8 उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स साथ में होगा, एक में विथ होगा, एक में विदाउट होगा। तो याद रखिएगा आप, इन द क्यूबिक क्लोज पैकिंग द यूनिट सेल हैज ओनली 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स विद इन द यूनिट सेल्स। तो 35 के बाद मैं चलता हूँ कुछ क्वेश्चंस जो आपको जानना चाहिए, जो समरी के रूप में आता है। वो है आपके लिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे जैसा कि अभी मैंने बताया कि एससीसी में पैकिंग इफिशिएंसी 52.4% होता है। बीसीसी में पैकिंग इफिशिएंसी 68% होता है और एफसीसी में पैकिंग इफिशिएंसी 74% होता है। एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है, चाहे तो अलग अलग पूछ सकता है, चाहे तो एक साथ पूछ सकता है। तो आपको याद रखना होगा। अभी मैंने एक क्वेश्चन देखा जिसमें बता रहा था कि किसका सबसे अधिक पैकिंग एफिशिएंसी होगा, तो उसमें ऑप्शन था एफसीसी का अधिक, बीसीसी का उसके बाद और एससीसी का सबसे कम। तो इसी को ग्रेटर स्मॉल का अरेंजमेंट करके क्वेश्चन पूछ देता है तो बच्चे घबरा जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। आगे मैं चलता हूँ 7 क्रिस्टल लैटिस सिस्टम, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और इसमें ये आपको याद रखना है, अगर ये ध्यान रख लेते हैं तो मैं जानता हूँ कि कहीं से क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आना है पहला लेसन से। तो ये 7 जो क्रिस्टल लैटिस हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम हैं, वो हैं क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक। तो क्यूबिक में आपको याद रखना होगा ABC, दैट मीन्स एक्सल डिस्टेंस जो है सो तीनों आपस में बराबर होते हैं, एंगल 90 डिग्री का होता है। और एग्जाम्पल है NaCl, KCl, डायमंड, जिंक, ब्लेड, CuAg। मैं इसे क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपने अभी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा उसमें ये देखा कि एग्जाम में पूछ देगा कि Cu कौन सा सिस्टम का है, तो आपको याद रखना होगा क्यूबिक सिस्टम का। उसी प्रकार टेट्राहेड्रल के लिए देख रहे होंगे A बराबर B है लेकिन C नहीं है। ऑर्थोगोनल के लिए देख रहे होंगे आपस में तीनों भुजा बराबर नहीं होता है। मोनोक्लिनिक के लिए भी देख रहे होंगे आपस में तीनों भुजा बराबर नहीं होता है। तो ये दोनों में अंतर क्या है? तो ऑब्वियसली एंगल का अंतर है। आप बगल में देखेंगे एक्सल एंगल को, तो ऑर्थो रोम्बिक में अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री का होता है, लेकिन मोनोक्लिनिक में अल्फा बीटा 90 डिग्री का, अल्फा और गामा 90 डिग्री का होगा लेकिन बीटा जो है सो 90 डिग्री का नहीं होगा। हेक्सागोनल में A इज इक्वल टू B बट नॉट इक्वल टू C एंड अल्फा बीटा 90 और गामा 120 डिग्री। रोम्बोहेड्रल में ABC आपस में बराबर होंगे क्यूबिक जैसा, लेकिन एंगल AB और अल्फा बीटा और गामा 90 डिग्री का नहीं होगा। ट्राइक्लिनिक में तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होंगे, तीनों कोण भी आपस में बराबर नहीं होंगे, जैसा कि आपको एग्जाम्पल में भी दिख रहा होगा। और ये याद रखना है आपको। और कभी भी
ध्यान से इसको उतारेंगे नहीं, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ना एक रहता है। और अंतिम जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है ब्रेवियस लैटिस। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि क्रिस्टल सिस्टम 7 प्रकार के होते हैं, पर ये 7 का लैटिस टाइप क्या होता है? जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो क्यूबिक का सिंपल, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड तीनों हो सकता है। क्यूबिक एससीसी, बीसीसी, एफसीसी तीनों में हो सकता है, लेकिन ये टेट्रागोनल सिंपल और बॉडी सेंटर्ड होगा, मतलब एससीसी और बीसीसी होगा। ऑर्थोरोम्बिक सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और इंड सेंटर्ड होता है। मोनोक्लिनिक सिंपल और इंड सेंटर्ड। रोम्बोहेड्रल सिंपल होगा, ट्राइक्लिनिक सिंपल होगा, हेक्सागोनल सिंपल होगा। तो सिंपल सारा है, लेकिन आप 4 याद रखेंगे। क्यूबिक में सिंपल के साथ एफसीसी, बीसीसी, टेट्रागोनल में बीसीसी, ऑर्थोगोनल में एफसीसी, बीसीसी और इंड सेंटर्ड, और मोनोक्लिनिक में इंड सेंटर्ड। तो कैसा लगा आज का वीडियो, आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। और मैं चाहता हूं कि आप अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कॉपी में खोल कर खोजते रहेंगे, एक एक पढ़ते रहेंगे। उससे बढ़िया आप 1-2 बार इसे सुन लेंगे तो पिछले जो मैं क्वेश्चन 71 दिया था, जिसको आपने बहुत बेहतर तरीके से कंप्लीट किया, मैं उम्मीद करता हूं कि इसे भी आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के बाद कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि कंप्लीट हो गया। और हाँ, आपको याद रखना है, मैं जल्द ही इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे टेस्ट लेने वाला हूं, और वो टेस्ट इसी क्वेश्चन से होगा जो आपको बेहतर बनाने में कारगर साबित होगा। टेस्ट जो है सो ये बतलाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। टेस्ट के कारण आप अच्छे से मेहनत भी कर पाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।